नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आज हम आपके बीच हैं। भगवा को आतंक बता रहे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। जी हां, बेकसूर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मुंबई हाई कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एटीएस की जांच को भी दोषपूर्ण मानते हुए ये जमानत दी है। सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा। जस्टिस रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फांसलकर जोशी ने जमानत का आदेश दिया है। एनआईए ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि साध्वी प्रज्ञा की जमानत पर एनआईए को कोई आपत्ति नहीं है। एनआईए ने यह भी कहा है कि मामले में मुख्य मकोका लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि साध्वी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। वैसे भी सुदर्शन न्यूज लगातार इस बात को अपने खास कार्यक्रम बिंदास बोल के जरिए आपके बीच रखता रहा है। साध्वी बेकसूर थी, साध्वी को बेवजह फंसाया गया था, साध्वी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, फिर भी पूरे 8 साल साध्वी ने जेल की सलाखों के पीछे बिताए। साध्वी कैंसर से पीड़ित थी, बावजूद उसके उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया उस पर भी सुदर्शन न्यूज ने तमाम सवाल उठाए और आखिरकार साध्वी बेकसूर है। आज इस बात को एनआईए भी सीधे तौर पर मान रहा है। साध्वी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साध्वी प्रज्ञा को सशर्त जमानत जरूर दी गई है और साथ ही साथ साध्वी को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। तो सुदर्शन न्यूज ने लगातार पिछले कई सालों से साध्वी प्रज्ञा के लिए मुहिम चलाई। सुदर्शन न्यूज ने अपने खास कार्यक्रम बिंदास बोल में साध्वी के लिए आवाज उठाई और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को लगातार लोगों के बीच रखने की कोशिश की। सुदर्शन न्यूज ने कड़ी दर कड़ी ये बताया था कि साध्वी प्रज्ञा पूरे तरीके से बेकसूर है। उन्हें साजिशन भगवा आतंकियों ने शिकार बनाया और मालेगांव मामले पर बेवजह फंसा दिया गया। दरअसल सुदर्शन न्यूज ये भी बताता रहा है कि साध्वी का मालेगांव से जुड़े किसी भी हमले और किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और अब 8 साल के बाद आखिरकार सुदर्शन न्यूज की मुहिम रंग ला रही है। लेकिन अब सुदर्शन न्यूज एक और बड़ा सवाल फिर से आपके बीच रख रहा है। हम सवाल उठाते हैं कि आखिर साध्वी प्रज्ञा के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? इन 8 सालों में जिस तरह से साध्वी के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है उसके गुनहगारों को कब सजा मिलेगी? जिन लोगों ने शातिर तरीके से पहले तो साजिश रची और फिर मालेगांव जैसे भयानक ब्लास्ट को साल 2008 में अंजाम दिया और बेकसूर साध्वी प्रज्ञा जैसी संत को इस ब्लास्ट में फंसाकर सलाखों के पीछे भेज दिया। आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र साध्वी जैसी संत के लिए रचा ही क्यों गया? और वो लोग कौन है जिन्होंने सोची समझी साजिश के तहत साध्वी प्रज्ञा को फंसाया? सुदर्शन न्यूज ये सवाल इसलिए भी उठाना चाहता है कि बेकसूर होते हुए भी साध्वी ने उस कसूर की सजा काटी है जो उन्होंने किया ही नहीं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जेल में 8 साल साध्वी ने बेवजह काटे हैं और ऐसे में सुदर्शन न्यूज चाहता है कि उन कसूरवारों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर सजा मिलनी ही चाहिए। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बहन उपमा सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। उपमा जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई और वाकई बहुत खुशी का लम्हा है ये कि आखिरकार एक जीत मिली है और सीधे तौर पर ये जो 8 साल बेवजह साध्वी को जेल के पीछे काटने पड़े हैं, एक उम्मीद जग रही है कि इन 8 सालों के जो गुनहगार हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके चैनल के सभी लोगों को और पूरे देशवासियों को सत्य की जीत की बधाई। मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहूंगी। 9 वर्ष हो चुके हैं जी। 9 वर्षों की यातना बिना किसी अपराध के 9 वर्षों तक जेल में रहना, जीवन का 1 दशक लगभग उन्होंने जेल में काटा और वो भी बिना किसी अपराध के। तो सबसे पहले तो ये कि उनकी मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। सिर्फ वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने ये सब झेला है। दूसरी बात, पूरे परिवार के ऊपर जो जिस तरह का आघात हुआ, जिस तरह से
मेरे पिता, मेरे पति, दोनों लोग सिर्फ इस आशा में इस संसार से चले गए कि अब बेल होगी, अब बेल होगी, अब निरपराध साबित होंगी। लेकिन लंबे समय तक बार बार हम प्रयास कर रहे थे और शुरुआत से एक ही चीज दोहरा रहे थे कि उनका इस तरह के किसी भी प्रकरण में कोई हाथ नहीं है। वो एक सन्यासी हैं और सन्यासी का जीवन उन्होंने जिया है और पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने जिया है। इस तरह का कभी भी कोई कृत्य ना उनसे हुआ है और भगवान की कृपा रहेगी कि आगे भी वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल उपमा जी, हम समझ सकते हैं। आप जो एक पीड़ा बीते 9 सालों में जो एक पीड़ा हुई है, वो पीड़ा शायद शब्दों में बयां भी नहीं की जा सकती है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ऐसे में एक सवाल ये भी है, अगर उपमा जी ये जानना चाहूँ मैं आपसे कि अब 9 सालों के बाद जब साध्वी को अब जमानत मिल गई है, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, ये लड़ाई अभी अधूरी है। उन लोगों को सजा दिलाना बाकी है जिनकी वजह से बेकसूर होते हुए भी साध्वी प्रज्ञा ने इन 9 सालों का कारावास झेला, उन तमाम प्रताड़नाओं को झेला जिनके लिए वो हकदार थी ही नहीं। ऐसे में उन गुनहगारों के लिए क्या कुछ होना चाहिए अब? देखिए, हम चूंकि सामान्य मनुष्य हैं, हमारी अपेक्षा तो यही है सरकार से और ईश्वर से भी कि ईश्वर जिन लोगों ने ये किया है, जबरदस्ती उनको फंसा करके षड्यंत्र पूर्वक जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ में वही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन साध्वी जी चूंकि सन्यासी हैं, उनका कहना है कि मैंने सब कुछ क्षमा कर दिया है और दोष देना, निरपराध साबित करना, किसी को दंड देना, ये सब ईश्वर के हाथ में है। हम मनुष्य हैं, हमारे लिए ये सब कुछ नहीं बनता है। पर हमारे परिवार के लोगों ने जो कष्ट सहा, जिस तरह की छवि उनकी धूमिल की गई, हिंदू धर्म की को लेकर के हिंदू धर्म की छवि धूमिल की गई, भगवा की छवि धूमिल की गई और एक संत की छवि धूमिल की गई, समाज में जिस तरह से नकारात्मक चीजें उनके खिलाफ फैलाई गई, जिस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा और जिस तरह की मानसिक प्रताड़ना से उनको, शारीरिक प्रताड़ना से गुजारा गया, इसका कोई भी हिसाब नहीं किया जा सकता है। 9 वर्षों का हिसाब कौन देगा, बताइए आप? बिल्कुल, 9 वर्षों का हिसाब तो देना पड़ेगा। जो गुनहगार हैं उन्हें 9 वर्षों का हिसाब देना पड़ेगा। उन लोगों को इन 9 वर्षों का हिसाब देना पड़ेगा जिन्होंने बेकसूर साध्वी प्रज्ञा को इस पूरे प्रकरण में फंसाया और उसके बाद 9 साल तक जेल की सलाखों के पीछे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही साध्वी प्रज्ञा को अपने परिवार से भी दूर रखा। बहरहाल मैं उपमा जी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे साथ बनी रहें। इस बीच इस लम्हे को साध्वी की माता जी किस तरीके से ले रही हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है, आइए ये भी सुनते हैं। क्या कहना है, अब तो कुछ कहना बाकी ही नहीं रह गया। अब उनकी खुशी थी जब थी, अब तो उनको जो मिल गई है वो अच्छा है। शरीर बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है। अब क्या करें, उनके कष्ट की मैं व्याख्या नहीं कर सकती। आखिर में न्याय तो मिला, क्या करेंगे? न्याय मिला, निर्दोष थी, कोई दोष नहीं था और इतने दिन के बाद न्याय मिला, ये भी अच्छा ही है। नहीं मिलता तो जेल में ही सड़ के मर जाती, और क्या होता। कष्ट में तो कोई कमी नहीं रही। न्याय मिला, अब मिला तो अच्छा है। तो एक माँ के आंसुओं का हिसाब तो देना होगा, उन लोगों को इस माँ के आंसुओं का हिसाब देना होगा जिन्होंने इस माँ को भी अपनी बेटी से 9 सालों तक दूर रखा, जिन्होंने एक पिता के इंतजार को उसकी मृत्यु शैया तक रोक कर रखा और सीधे तौर पर साध्वी प्रज्ञा को बेकसूर होने के बावजूद सलाखों के पीछे 9 साल बिताने पड़े हैं। बहरहाल मैं उपमा जी के पास जाऊं उससे पहले साध्वी
प्रज्ञा के बहन और भाई इस पूरे घटना चक्र को लेकर, इन बीते हुए 9 सालों को लेकर और एक ये जीत जो शुरू हुई है उसे लेकर प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, इस पर भी सर। खुशी तो है, लेकिन उन्हें 10 साल के बाद जो 10 साल का कार्य जो समय हो गया है, उसके बाद उन्हें जो आज जो फैसला माननीय न्यायालय ने दिया है उससे खुशी है, लेकिन उनका स्वास्थ्य और उनका शरीर जो बिगड़ गया है बहुत प्रताड़ना सहने के बाद एटीएस के द्वारा, वो उसका बहुत ज़्यादा दुख है। और मैं तो उनके पास रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि उनको उठाने बैठाने लाने ले जाने के लिए भी 2 व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है। खुशी है, लेकिन जो इतना समय हो गया है न्याय प्रक्रिया में, उससे दुखी हूँ। अभी तो संत लोग हैं, उनका निवास तो कोई एक स्थान तो है नहीं। अब वो जब कस्टडी से बाहर आएंगी फिर वो अपने हिसाब से जहाँ उनका भजन पूजन का कार्यक्रम बनेगा वहाँ जाएंगे। मेरे ही घर से जो एटीएस के ऑफिसर थे वो मेरे ही घर आए थे, इसी घर में आए थे। उस समय मेरे माँ पिताजी थे और उनको फ़ोन करके बुलाया था और वो आ गई थी, दूसरे दिन आ गई थी और उन्हें एटीएस वाले किडनैप जैसा करके ले गए थे, बिना किसी लेडी पुलिस के साथ रातों रात उठा के ले गए थे। पर और मैंने वो सारा टाइम देखा, जब तक शुरू के 4 साल तक मैं भी मुंबई दिल्ली ये सब भागदौड़ करती थी। मैं और मेरे पति जो भगवान जी हैं, हम सभी भागदौड़ करते थे और हमने बहुत बुरा समय देखा है। हम मुंबई जाते थे, लोकल में जाते थे, वहाँ जाके हमारे पास हमें वापस आना होता था क्योंकि हमारे पास रुकने के लिए पैसे नहीं होते थे और खाने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता था। सस्ते से सस्ता जहाँ खाना मिलता था हम वो खाना खाते थे और उसके बाद वापस लौट के आते थे और फिर सुबह जल्दी फिर जाते थे मुंबई। तो बहुत बुरा समय देखा है और फिर ये सब तो चलता है, ठीक है, हम स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन दीदी की जो स्थिति देखी थी एटीएस कस्टडी में, और वो स्थिति बहुत ख़राब थी, उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। वो अपने इतनी स्वस्थ, इतनी स्मार्ट बॉडी थी उनकी और कोई तकलीफ़ नहीं थी उन्हें। बहुत ही मतलब अपने एक तरीके से कहिए कि सुंदरता के हिसाब से उन्हें और स्वास्थ्य हिसाब से सभी एकदम अच्छा बोलते थे उनको। और उस समय उनको कोई पहचान नहीं सकता था। एटीएस कस्टडी के 15 दिन में उनका 9 किलो वज़न कम हो गया था, उन्हें पहचान नहीं सकते थे, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और तब से लेके अभी तक, बेल मिलने तक, आज तक पूरे टाइम उनकी जो स्वास्थ्य एटीएस के जो टॉर्चरिंग रही उसके कारण जो उनकी हालत ख़राब हुई है, इस स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई, उठ बैठ नहीं पाती थी, फिर जैसे तैसे चलना, वॉकर पकड़ के अभी थोड़ा थोड़ा चलती हैं। तो ये सब जो देखा है, ये पूरा समय हमने देखा है। उनके पास गए हैं, हमारा ऑर्डर था, हम ब्लड रिलेशन है तो कोर्ट से हमने ऑर्डर ले रखा था, तो उनसे मिलने जाते थे समय समय पे जेल में। तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी और आज उनको बेल मिली है। तो ये एक तरह से तो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। तो हम जीते हैं, हमारी जीत हुई है क्योंकि वो निर्दोष थी पूरी तरह। एनआईए ने भी उन्हें क्लीन चिट दी और फिर अंततः माननीय न्यायालय ने भी उन्हें निर्दोष करार दिया है। आज उनकी बेल हो गई है, आगे निर्दोष भी मुक्त होंगी वो, और बहुत खुशी हो रही है। लेकिन देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है। क्योंकि जो साध्वी प्रज्ञा एटीएस लेके गई थी, वो साध्वी प्रज्ञा हमें वापस चाहिए। आज वो अपने मोरल तरीके से और अपने क्या बोलते हैं विल पावर से तो कहीं ज़्यादा मजबूत हैं पहले से, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति जो हो गई है ना, क्या वो हमें कोई वापस कर सकता है? क्या उनका स्वास्थ्य वापस कर सकता है? आज दुनिया की जितनी बीमारियां होती हैं, कैंसर से लेके और भी बड़ी बड़ी माइग्रेन या और भी जो भी प्रॉब्लम हो सकती हैं इस दुनिया में, वो सारी बीमारी उनको हैं। बस हमें उनसे मुक्त, हमें पहले वाली साध्वी प्रज्ञा कोई दे दे। ये हमारी सरकार से ये कहना है कि आप किसी के साथ ऐसा मत करो। माननीय न्यायालय से भी मेरी प्रार्थना है विनम्र कि आप किसी भी मामले में इतनी देर मत करो कि वो न्याय अन्याय में बदल जाए।
तो वाकई सत्यमेव जयते, सत्य की जीत तो होती है, लेकिन जैसा कि प्रज्ञा जी की बहन ने कहा कि सत्य अगर न्याय अगर देर में मिले तो वो अन्याय के बराबर होता है, और कुछ ऐसा ही हुआ है साध्वी प्रज्ञा के साथ। उपमा सिंह जी उनकी सिस्टर हमारे साथ बनी हुई है फोन लाइन पर। उपमा जी, हम समझ सकते हैं ये 9 साल न्याय तो आखिरकार मिला, लेकिन जैसा कि बात ही हो रही है कि न्याय अगर देर में मिले तो वो अन्याय के जैसा है। साध्वी जी का शरीर कृशकाय हो चुका है, वो काफ़ी दुबली हो गई हैं, और एक वक्त वो भी था जब आप जब सुदर्शन न्यूज़ के स्टूडियो में आके और आप लोगों ने ये बातें भी बताई थी कि जब वो बीमार थी और आप लोग कोशिश करते थे उनसे मिलने की और आप लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। आज उन लोगों को भी एक बड़ा जवाब, एक बड़ा सबक मिला है कि उनकी गलती थी और वो स्वीकारनी चाहिए, उनको स्वीकारना होगा वो गलती। उपमा जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से दंड के भागी तो हैं वो, क्योंकि उन्होंने एक स्वस्थ व्यक्ति का, एक राष्ट्र कार्यकर्ता का इतना नुकसान किया है। जीवन के 10 साल जो उनके ऊर्जावान समय था उनका, जब बहुत ही कम उम्र की, मतलब आज से 10 वर्ष पूर्व उनकी जो उम्र थी, उस उम्र में जो एनर्जी पावर उनके पास था, जो जिस तरह की शक्ति को वो संचित करके अपने अंदर रखे हुए थी, उसका लाभ जिस तरह से राष्ट्र को मिलता, समाज को मिलता, क्योंकि वो एक सन्यासी हैं, संत हैं, और उन समाज को दिशा देना उनका काम है। तो जिस तरह का समाज को दिशा निर्देश वो दे पाती, जिस तरह समाज उनसे लाभ उठा पाता, जिस हिंदू धर्म में उनका जो रोल रहता, वो सारी चीजें एटीएस और कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र के कारण वो सारी चीजें पीछे छूट गई, और सीधे तौर पर ये तमाम गुनहगार समाज के भी गुनहगार हैं, उस परिवार के भी गुनहगार हैं, साध्वी प्रज्ञा के भी गुनहगार हैं, और देश के भी गुनहगार हैं। सीधे तौर पर ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उपमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अनुभव को और अपनी दिल की बात हम तक साझा करने के लिए। कुल मिलाकर साध्वी प्रज्ञा के उन गुनहगारों के लिए सुदर्शन न्यूज़ फिर से आवाज बुलंद कर रहा है, जिनकी वजह से बेकसूर होते हुए भी साध्वी प्रज्ञा ने 9 साल जेल की सलाखों के पीछे काटे हैं। ये गुनहगार न केवल साध्वी प्रज्ञा के हैं, बल्कि देश और समाज के हैं, और इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन चलते चलते 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। गृहमंत्री राजनाथ सिंह सीएम रमन सिंह के साथ पहुंचे रायपुर। सुकमा हमले में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। उनके साथ छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर भी मौजूद रहे। सुकमा हमले में घायल जवान शेर मोहम्मद की हालत में तेजी से सुधार। रायपुर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती शेर मोहम्मद से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, हंसराज अहीर और मुख्यमंत्री रमन सिंह मिलने पहुंचे। मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 5 लाख के निजी मुचलके पर दी जमानत, लेकिन कर्नल प्रसाद पुरोहित याचिका को किया खारिज। मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट ने साध्वी को पासपोर्ट जमा करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही उनको जांच के दौरान पूर्ण सहयोग और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का दिया गया निर्देश। 29 सितंबर 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम शामिल थे। यूपी के फैजाबाद में करीब 1 दर्जन परिवारों की घर वापसी हुई है। यज्ञ हवन के बाद स्वीकार किया हिंदू धर्म। कुलभूषण जाधव पर भारत की सख्ती से घबराया पाक उच्चायुक्त बोले नहीं किया समझौते का उल्लंघन, सुरक्षा गुणदोष के आधार पर लिया गया फैसला। पूर्व आईपीएस डीजी बंजारा ने अपने सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, जितने भी एनकाउंटर किए वो सब कानून के दायरे में थे। ये एनकाउंटर नहीं किए होते तो आज पीएम मोदी जिंदा नहीं होते। दिल्ली के रोहनी में रहने वाले एक पेट्रोल पंप संचालक पर लगातार जानलेवा हमला। अनजान शख्स लगातार फायरिंग कर रहा है और इस बार गोली युवक के कंधे पर लगी। युवक की हालत गंभीर। यूपी के नोएडा में एक फैशन डिजाइनर ने कुमार विश्वास सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। सीएम हाउस पर आपके विधायकों और समर्थकों की हौसला अफजाई के लिए बुलाई बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कुमार विश्वास।
पाकिस्तान की अदालत ने हिंदुओं को 20 साल बाद एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने की दी इजाजत। संपत्ति विवाद की वजह से मंदिर धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित था। चीन उत्तर कोरिया के मुद्दे पर एक दूसरे का दे रहे हैं साथ। व्हाइट हाउस से बयान में कहा, उत्तरी कोरिया मामले में चीन ने लगातार पॉजिटिव भूमिका निभाई है।